रिलायंस, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े बिजनेस, जियो, अंबानी परिवार, यही सब ना। लेकिन क्या ये सब सिर्फ बिजनेस है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी सोची समझी चाल है? तो चलिए आज इसी सीक्रेट प्लेबुक के पन्ने पलटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये इतना बड़ा साम्राज्य आखिर खड़ा कैसे हुआ है। 450 करोड़ रुपए, जी हाँ 450 crores। कहा जाता है कि ये वो रकम है जो अंबानी परिवार ने अपने प्री वेडिंग फंक्शन के सिर्फ विज्ञापन पर खर्च की। सोचिए, एक पर्सनल फंक्शन को जैसे एक नेशनल कैंपेन बना दिया गया हो। और बस यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। बताया जाता है कि रिलायंस का हर एक कदम, हर एक मूव, चाहे वो एक फैमिली फंक्शन ही क्यों ना हो, असल में एक बहुत ही कैलकुलेटेड बिजनेस स्ट्रेटजी होती है। और मकसद है सीधा लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाना, एक ऐसा ब्रांड बनना जो सीधे कंज्यूमर से जुड़ा हो। तो इस प्लेबुक के अंदर क्या है? इसमें 4 बड़े दाव हैं। पहला, ऑफलाइन मार्केट पर कब्जा। दूसरा, ऑनलाइन में हलचल मचाना। तीसरा, ब्रांड्स का एक पूरा जाल बुनना। और चौथा और सबसे बड़ा लक्ष्य, डेटा। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला दांव, ऑफलाइन कब्जा, मतलब दुकानों और बाजारों की दुनिया। और इसे समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है बिग बाजार की कहानी, कि कैसे रिलायंस ने फिजिकल रिटेल मार्केट पर अपनी पकड़ बनाई, वो भी बिना सीधे सीधे कंपनी खरीदे। अब ये कहानी देखिए, ये कमाल की है। 2019 में अमेज़न ने बिग बाजार में पैसा लगाया और एक शर्त रख दी। फिर आया 2020 का लॉकडाउन। बिग बाजार की हालत पतली हो गई, किराए के पैसे तक नहीं थे। रिलायंस ने खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन अमेज़न ने केस कर दिया। अब बिग बाजार बीच में फंस गया। और यहीं पर असली खेल हुआ। जब बिग बाजार किराया नहीं दे पा रहा था, रिलायंस ने चुपचाप सीधे दुकानों के मालिकों से डील कर ली और सैकड़ों लोकेशंस की लीज अपने नाम करवा ली। मतलब कंपनी नहीं खरीदी, कंपनी की जान ही निकाल ली। ये कोई सीधी सादी डील नहीं थी, ये एक पूरी घेराबंदी थी। और इस दांव का नतीजा ये देखिए, रिलायंस रिटेल के 18,000 से भी ज्यादा स्टोर्स और उनकी तुलना में एक बड़ा कॉम्पिटिटर डी-मार्ट सिर्फ 415 स्टोर्स। ये जो फर्क है ना, ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। ये स्केल अपने आप में पूरी कहानी बता देता है। अच्छा, तो ऑफलाइन मार्केट की बात हो गई। अब आते हैं दूसरे दांव पर, ऑनलाइन की दुनिया में खलबली। यहाँ रिलायंस का फंडा बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि खुद पैसे जलाने की क्या जरूरत है, जब आपके कॉम्पिटिटर्स ये काम आपके लिए कर रहे हों। उन्हें करने दो और सही टाइम पर एंट्री मारकर पूरा गेम पलट दो। और ये सोच उनके 2 सिंपल रूल से आती है। रूल नंबर 1, कभी ऐसे बिजनेस में मत घुसो जहां प्रॉफिट के लिए पहले अंधाधुंध पैसा फूकना पड़े। और रूल नंबर 2, कभी कोई नया मार्केट मत बनाओ। जो मार्केट पहले से है, बस उसमें घुसकर खलबली मचा दो, उसे डिसरप्ट कर दो। और इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए डंजो का केस एकदम परफेक्ट है। देखिए हुआ क्या। पहले तो 2,000 करोड़ रुपए लगाकर 26% हिस्सेदारी ले ली, जिससे उन्हें वीटो पावर मिल गया। इस पावर से उन्होंने कंपनी के अंदर की सारी बातें सीखी, टेक्नोलॉजी, मॉडल, सब कुछ। फिर जब डंजो के पैसे खत्म हुए और उन्होंने और मांगे, तो रिलायंस ने साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके डंजो को कहीं और से भी पैसा उठाने से रोक दिया। और नतीजा, कंपनी डूबने लगी और रिलायंस ने उसकी टेक्नोलॉजी को सस्ते में उठाकर जियो मार्ट में मिला लिया। इसे कहते हैं एक सोचा समझा जाल। तो डंजो से जो सीखा, उसे जियो मार्ट में लगाया। रिलायंस ने देखा कि ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसी कंपनियां 10 मिनट में डिलीवरी देने के लिए कितना पैसा जला रही हैं। और उन्होंने एक बात समझ ली कि भारत में ज़्यादातर लोगों को 10 मिनट की स्पीड से ज़्यादा फ्री डिलीवरी और सस्ते दाम पसंद हैं। तो उन्होंने स्पीड पर नहीं, कॉस्ट पर फोकस किया। एक ही राइडर से एक ही रास्ते पर कई ऑर्डर डिलीवर करवाए और एक ऐसा मॉडल बनाया जो आम जनता को टारगेट करता है, प्रीमियम यूजर्स को नहीं। अब आता है तीसरा दाव, ब्रांड्स का वो जाल जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है। यहाँ स्ट्रैटेजी सिर्फ एक एक प्रोडक्ट बेचने की नहीं है। यहाँ प्लान है एक पूरा इकोसिस्टम बनाने का, एक ऐसी दुनिया बनाने का जहाँ लोगों की हर जरूरत के लिए एक रिलायंस ब्रांड मौजूद हो। और ये तो बस एक छोटी सी झलक है। फैशन के लिए रिलायंस ट्रेंड्स और आजियो, ज्वेलरी के लिए रिलायंस ज्वेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रिलायंस डिजिटल, दवाइयों के लिए नेटमेड्स, खिलौनों के लिए हैमलीज, फर्नीचर के लिए अर्बन लैडर। लिस्ट बहुत लंबी है। अरमानी से लेकर गैप तक सब इनके साथ हैं।
मतलब आप सोचिए, ऐसा कौन सा सामान है जो इनके इकोसिस्टम में नहीं मिलता? और ये और भी दिलचस्प है, वो सिर्फ एक ब्रांड नहीं बनाते, वो एक ही चीज के लिए कई ब्रांड्स बनाते हैं ताकि कोई भी ग्राहक छूट ना जाए। पानी का उदाहरण देखिए, एक तरफ है श्योर पानी, नीली बॉटल में, मॉडर्न डिजाइन, जो शहर के लोगों को टारगेट करता है, और दूसरी तरफ है इंडिपेंडेंस पानी, तिरंगे वाली पैकेजिंग के साथ, जो एक अलग तरह की भावना से जुड़ा है। एक ही प्रोडक्ट, दो अलग ग्राहक, दोनों रिलायंस के। इस तरह मार्केट का कोई कोना खाली नहीं छोड़ते। इस मॉडल को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट, मतलब पहले प्रोडक्ट मत बनाओ, पहले उसे बेचने की दुकान बनाओ। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है कैंपा कोला। पहले जियोमार्ट जैसे हजारों स्टोर खुले, लोगों को वहां से सामान खरीदने की आदत डाली, और जब लोग आपके चैनल पर आने लगे तो बस उसी चैनल में अपना प्रोडक्ट कैंपा कोला कम दाम पर लॉन्च कर दिया। नतीजा, पेप्सी और कोक जैसे बड़े प्लेयर्स को सीधी टक्कर, पहले चैनल फिर प्रोडक्ट। तो अब आते हैं प्लेबुक की आखिरी मंजिल पर, असली एंड गेम पर। ये सारे दांव, ऑफलाइन कब्जा, ऑनलाइन खलबली, ब्रांड्स का जाल, ये सब मिलकर एक ही मंजिल की तरफ जाते हैं। और वो मंजिल किराना बेचना या कपड़े बेचना नहीं है, असली लक्ष्य है डेटा। कहा जाता है, उन्हें पता है कि एक बच्चा क्या खा रहा है और एक बड़ा क्या पी रहा है। वे आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। ये लाइन सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये डेटा कलेक्शन की ताकत है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा हुआ सच है। जरा सोचिए, रिलायंस का हर बिजनेस असल में एक डेटा इकट्ठा करने वाली मशीन है। उनकी रिटेल स्टोर से पता चलता है कि हम क्या खरीदते हैं, जियो से पता चलता है कि हम किससे और क्या बात करते हैं, इंटरनेट पर क्या देखते हैं, जियो सिनेमा से हमारी एंटरटेनमेंट की आदतें पता चलती हैं, और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से हमारे खर्च करने का पैटर्न। ये सारी जानकारी मिलकर हर इंसान की एक डिटेल्ड डिजिटल प्रोफाइल बनाती है, जैसी किसी और के पास हो ही नहीं सकती। और यही है असली खेल। ये जो इतना बड़ा डेटाबेस बन रहा है ना, यही रिलायंस का असली खजाना है, किराना, फैशन या फोन नहीं। क्योंकि आने वाला जमाना एआई का है, और एआई को चलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए वो है डेटा। और इस फ्यूल का इतना बड़ा भंडार उन्हें एक ऐसी बढ़त देगा जिसे शायद ही कोई और छू पाए। ये एक क्रेजी अनफेयर एडवांटेज है। तो सवाल यही उठता है कि जब एक ही कंपनी के पास इतना सारा डेटा, इतनी मार्केट पावर होगी, तो आगे क्या होगा? इसका हम सब पर और पूरे समाज पर क्या असर पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।